हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपका पता है कि बच्चों हमारी 11वीं क्लास है और हम लोग आपका 11वीं क्लास के अंतर्गत आपका इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है हम लोग उसको देख रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी समस्याएं हैं उनको पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग आपका निर्धनता जो हमारा आपका लेसन है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? और जब कल हम लोग अपना चैप्टर को आपका प्रारंभ किए थे तो हम देख रहे थे कि आपकी निर्धनता क्यों बनी हुई है, आखिर क्या कारण है कि जो आपकी गरीबी है वो निरंतर वो आपका बनी हुई है, उसके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। अच्छा बच्चों, अच्छी बताइए, आप लोग कितने बच्चे ऐसे थे आपका जिन लोगों ने आपका कल की मेरी क्लास पढ़ी थी? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। कल जब हम लोगों ने अपनी क्लास पढ़ी थी तो कौन कौन ऐसे बच्चे थे जो आपके क्लास में उपस्थित थे? चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों जो हमारा कल का लेसन था आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और कोई आपका डाउट है, आपको किसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है और कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न बच्चों हम तक अपना बता सकते हैं। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने, ध्यान होगा आपको कि हम लोग जो था कल अपना लेक्चर जो था यहाँ तक अंतिम किए थे। आप आज हम लोग जो है अपने लेक्चर को यहाँ से आगे की तरफ आपका बढ़ाएंगे और लेक्चर संबंधित जो भी आपकी चीजें हैं उन सबको हम लोग जानेंगे। देखिए, जब कल हम लोग आपका लेक्चर प्रारंभ किए थे तो कल जो हमारी यूनिट थी आपका 4.5 निर्धनता क्यों होती है इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। निर्धनता का मतलब था कि जो आपकी गरीबी है वो क्यों होती है, आखिर में क्यों बरकरार रह रही है, उसके हमने कुछ कारणों को पढ़ा था। जैसे कि निम्न पूंजी निर्माण पढ़ा, आधारिक संरचनाओं का अभाव पढ़ा, मांग का अभाव पढ़ा। आधारिक संरचनाओं का अभाव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें ध्यान रखना है। जनसंख्या का दबाव यानी कि जनसंख्या जो आपकी बढ़ रही है उस पर सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव, इन सब विषय को हम लोगों ने देखा कि ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके कारण जो आपकी निर्धनता है वो निरंतर जो है वो आपकी बनी हुई है। और उसके अंतर्गत हम लोग एक एक करके सारी स्थिति को आपका देख चले थे इस आपके लेक्चर के अंतर्गत। अब देखिए, एक इमेज जो है हमारे सामने है और हम लोगों ने कल इस इमेज को एक्सप्लेन किया था। क्लियर है बच्चों? और आप लोगों ने चैप्टर को पूरा अच्छे से अब तक स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारे चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल की कमी है। अब कह रहे हैं कि जो लोग अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के यानी कि एसटी और एससी के वर्ग के जो लोग हैं, जो नया हम लोगों को आपका रोजगार मिल रहा है उस रोजगार के भागीदार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण बताया कि उनके पास क्या नहीं है, आपका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है और साथ में क्या नहीं है, कोई स्किल नहीं है। अगर आपके पास किसी को काम करने की कौशल अगर आपके पास नहीं है और आपके पास उस काम करने का ज्ञान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस रोजगार का जो भाग है आप नहीं बन सकते। आप एक केवल जीवन निर्वाह जो मजदूर है वो बन के रह जाएंगे। और ये कारण बताया है कि जो एससी एसटी के लोग हैं वो क्यों क्यों नहीं मिल रहा उनको रोजगार, उसको हम देख रहे थे। भारत में अधिकांश शहरी निर्धन का एक बड़ा वर्ग वे हैं जिन्हें रोजगार और जीवन यापन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आपका प्रवेशन किया है। यानी कि कह रहे हैं कि जो शहर में एक बहुत बड़ा वर्ग आपको दिखाई देता है जो आपका गरीब है, वो एक्चुअल में गरीब कौन है? जिन लोगों ने अपनी आजीविका के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, काम के तलाश के लिए गांव से शहर की तरफ जो आपका प्रवेशन किया है, जो आपका मूवमेंट किया है, वहां जो आके बसे हैं वही लोग आपका बहुत बड़ी मात्रा में आपका गरीब है। देखिए, औद्योगिकरण इन सबको काम दे पाने में विफल रहा है और कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, औद्योगिकरण जो हुआ है, इस औद्योगिकरण के अंतर्गत आपका देखिए जितने भी हमने काम पाए हैं उन काम पाने में हम लोगों को आपको कह रहे हैं विफल रहे हैं। क्योंकि औद्योगिक जब आपकी संरचना भारत में बनी थी तो औद्योगिक आपका संरचना में केवल उन व्यक्ति को ही काम मिला जिनके पास स्किल थी। क्या थी बच्चों? स्किल थी, यानी कि कौशलपूर्ण व्यक्ति को ही औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत काम मिला। शहरी निर्धन या तो बेरोजगार है या अनियमित मजदूर है। अब कह रहे हैं कि जो आपका निर्धन है शहर का
या तो वो आपका क्या है, बेरोजगार यानी कि कोई काम उसको नहीं मिल रहा है, या क्या है, अनियमित मजदूर है। जिन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है वे अनियमित मजदूर समाज में बहुत दयनीय सदस्य हैं, और कह रहे हैं कि उनको आपका कभी कभी जो काम मिलता है उस कभी कभी काम मिलने से क्या है, वो आपके दयनीय आपके सदस्य हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार, सुरक्षा, संपत्ति, वांछनीय कार्य कौशल, पर्याप्त अवसर तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं होते। अब देखिए, ना तो उनके पास कोई आपका रोजगार की आपका गारंटी है, ना ही उनके पास कोई आपका सिक्योरिटी है किसी प्रकार की, कोई उनके पास अपना एसेट भी नहीं है, कोई किसी प्रकार को काम करने का जो एक आपका प्रॉपर आपकी स्किल होती है आपका, वो भी नहीं है। तो इन सब चीजों का उनके पास क्या है, अभाव है, ये सब चीजें उनके पास नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोगों को आगे समझना है। क्या? निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी होता है। कह रहे कि अगर कोई गरीब है, उस गरीब व्यक्ति का अगर हम लोग स्वरूप समझे, तो उस स्वरूप का मतलब क्या होता है कि जो उसका स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी से भी होता है कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं है। जैसे बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार, कभी कभी काम मिलना आदि। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपका रोजगार है, अल्प रोजगार है, उसको कभी कभी आपका काम मिलता है, तो ये सारे आपके स्वरूप ऐसे हैं जो आपका निर्धनता को आपका बढ़ावा देते हैं। अब देखिए, इसमें आगे देखते हैं। शहरी व जो ग्रामीण मजदूर को ऋण लेने को आपका विवश कर देते हैं, और कह रहे हैं कि यही चीज है कि चाहे शहर का मजदूर हो या गांव का मजदूर हो, उसको ऋण लेने के लिए आपका मजबूर कर देते हैं, आपका बेबस कर देते हैं, ये सारी चीजें। यानी कि जब उसको काम नहीं मिलेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अपना जीवन यापन करने के लिए वो कुछ तो करेगा, और वो क्या करेगा अल्टीमेटली, फिर वो ऋण लेता है। फिर वो ऋण के चक्कर में आपका फंस जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। आगे देखिए, उसे उनकी निर्धनता और बढ़ती जाती है। ऋणग्रस्तता आपका निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि अगर आप एक बार ऋण के चक्कर में फंस गए, तो आप देखिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर के रूप में हमारे सामने निभर कर आता है। कौन? आपकी निर्धनता। आगे देखिए, खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक आपका तेजी से बढ़ रहे हैं। कह रहे जो खाने पीने की जो आपकी चीजें हैं, अगर उनके आप उनके रेट देखो, तो जो आपके मनोरंजन की चीज है उनसे ज्यादा आपके खाद्यान्न के रेट बढ़ रखे हैं। इससे भी निम्न आय वर्ग की कठिनाइयां और अभाव भी और बढ़ जाता है। आप कह रहे हैं कि जो आपका निम्न वर्ग है, जिनकी आय बहुत कम है, उन लोगों की जीवन में क्या होती है, आपकी कठिनाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है कठिनाई बच्चों? आपका कठिनाई जो है आपका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस व्यक्ति के पास क्या है, वो उनसे आपका निपटारा पाने के लिए उसके पास कोई क्या है बच्चों, आपके जो आय है वो इतनी उच्च नहीं है, निम्न है, और उसके अंतर्गत भी जो मूल्य हैं वो आपके निरंतर बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, आय और परिसंपत्ति का वितरण की विषमताएं भी आपका निर्धनता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही हैं। कह रहे कि जिस प्रकार से आय यानी कि पैसा और जो आपकी परिसंपत्ति है, जमीन जायदाद, आपके मकान, इनका जो आपका वितरण हुआ है और कैसा है, विषमतापूर्ण, यानी कि असमान तरीके से जो आपका वितरण हुआ है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके निर्धनता की समस्या को जन्म दे रही हैं, आपका योगदान दे रही हैं। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज को दो वर्गों में विभाजित आपको कर दिया है। यानी कि जितना भी सारा ये फैक्टर है, इन दो फैक्टरों ने क्या कर दिया है, जो हमारा समाज है उसको दो वर्ग में विभाजित कर दिया है। कौन सा दो वर्ग? देखते हैं। वे जो आज उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं, यानी कि जो आपका प्रोड्यूसर हैं, जो आपका रिसोर्सेज के एक उनके स्वामी, और बहुत अच्छी आय कमाते हैं, और क्या है उनके पास, आपका देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी इनकम है। तथा वे जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है, और कह रहा है कि केवल क्या है कि अगर उनको जीवित रहना है तो उस जीवित रहने के लिए उनको पास अपना श्रम है। भारत में निर्धन धनी के बीच की खाई आपका निरंतर विस्तृत होती जा रही है। कह रहे कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, खाई का मतलब जो गैप है, वो निरंतर क्या हो रहा है, आपका विस्तृत, यानी कि बड़ी होती जा रही है। यानी कि गरीब और
तो आपका गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार खाद्यान्न वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं और उत्पादक कौन है? अमीर व्यक्ति। तो बेनिफिट किसके मिल रहा है? क्योंकि अगर वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं तो अमीर व्यक्ति को, और गरीब व्यक्ति को क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि उसके पास पहले ही इतना पैसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से खाद्यान्न आपका प्राप्त कर सके। और क्या हो रहा है ऊपर से कि जो आपके रेट हैं वो निरंतर आपका बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके पास आपका जीवित रहने के लिए केवल अपना ही श्रम है, और कह रहे कि अगर उनको जीवित रहना है तो उनके पास केवल उनका श्रम ही आपका बचा हुआ है। निर्धनता देश के समक्ष एक बहुआयामी चुनौती है। अब कह रहे जो आपका निर्धनता है वो है क्या? देश के सामने कैसा है? आपका बहुआयामी आपका चुनौती है, ठीक, जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है बच्चों? आपको युद्ध स्तर पर उसको सामना करने की आवश्यकता है। अब देखिए ये सारे तो कारण हैं जिनके कारण क्या हो रहा है कि आपके निर्धनता जो है वो निरंतर आपका बढ़ रही है। निरंतर अमीर और जो आपका गरीब है उसके बीच की जो गैप है, जो खाई है, वो आपका बढ़ रही है। इन सब चीजों को हम लोग आपका इसमें वो आपका देख रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, कैसे इनका जो गैप है वो आपका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इसमें आपका योगदान दे रही हैं, और जिसको हमने खुद देखा, चाहे खाद्यान्न वस्तु का रेट बढ़ना हो, गरीब व्यक्ति का गांव से शहर की तरफ जो आपका पलायन हो रहा है, उस पलायन के अंतर्गत भी उसको रोजगार ना मिलना, अगर मिल भी रहा है तो अल्प रोजगार है, मौसमिक है, आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है, खाद्यान्न सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, परिसंपत्ति सुरक्षित नहीं है, आय सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे ऐसे पर हैं जो चीजें और बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में आप देखेंगे कि जो बेसिक आधारिक जो आपकी चीजें हैं वो उसके लिए आज भी एक आपका सपना बना हुआ है जो आपका गरीब आदमी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, अच्छा भोजन और अच्छा घर में वो आपका रह सके, तो और समानता की जो भावना है वो उसको मिल सके, पूर्ण तरह से उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपकी स्वतंत्रता मिले, वो उसके लिए भी एक आज भी एक अपना सपना बनकर रह गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने बहुत लंबा जो टाइम है जो आपका ट्रैवल किया है, उस टाइम के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टरों ने काम किया है जिसने भारत की गरीबी की जड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर दी है, जिनको आज भी 70-72 साल के टाइम में भी उसको आपका नष्ट कर पाना बड़ा एक चैलेंज बन के रह गया है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम कुछ आगे का जो हमारी यूनिट है 4.6 हम इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए जो हमने ये यूनिट पढ़ी है और इसमें अगर कोई चीज ऐसा है कि बच्चों जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कृपया बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना जो प्रश्न है, कोई क्वेरी है, वो आप हम तक जो है बच्चों अपना पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? कोई भी बच्चों किसी भी स्कूल का अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो चलिए अगले यूनिट हम लोग शुरू करते हैं 4.6 निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम। यानी कि हम लोग गरीबी को कैसे समाप्त करें, कैसे उसका निवारण करें, उसके लिए कुछ हमको पॉलिसी बनानी होंगी, कुछ हमको कार्यक्रम आपका लागू करने होंगे जिसके तहत हम लोग आपके निर्धनता को आपका समाप्त कर पाए। यही तरीका है कि हम लोग आपको गरीबी के लिए बहुत अच्छी आपकी पॉलिसी बनाए, कुछ लॉन्ग टर्म बनाए, कुछ आपका शॉर्ट टर्म बनाए, कुछ हम लोग काम करें, तो ही तो हम लोग अपनी जो आपका गरीबी बनी है उसको दूर कर सकते हैं। भाई दूसरा तो कोई और तरीका ही नहीं है। देखिए भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीति की प्राथमिक उद्देश्य माना है। कह रहा है कि जो संविधान ने, जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे 5 ईयर जो आपकी प्लानिंग है, उसमें क्या किया गया है, सोशल जस्टिस, ध्यान दीजिए बच्चों, सामाजिक न्याय को सरकार की विकास की रणनीति में का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी अपनी डेवलपमेंट की वो आपका पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी के अंदर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को उन्होंने प्रमुख रखा है, पहली प्रायोरिटी दी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंत प्रेरणा का उदय तो आपके निर्धनता और आय, संपत्ति तथा अवसरों की समानता से होता है।
कैसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो उसके कारण का क्या उदय है कि जो आपके निर्धनता की है, आय में और आपकी संपत्ति में, और जो अवसर हमको चांस मिलते हैं उनमें जो असमानता है, उसके कारण ही आपकी जो आपका गरीबी है वो आपका जन्म लेती है। अब देखिए, दूसरी योजना 1956 से 61 में भी कहा गया है कि आर्थिक विकास के अधिक अधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक आपके पहुंचने चाहिए। यानी कि जो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी हमारी कोशिश ये रही कि जो हमारा आर्थिक विकास होगा, उस आर्थिक विकास में हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक उस वर्ग को, उस समाज को लाभ हो जो ऐसा वर्ग है जो आपका कम अपेक्षाकृत है, उसको आपका प्रॉफिट नहीं मिल पाया है, उसको ऐसी जगह आपको प्रॉफिट मिल सके। सेकंड पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर जो आपका प्लान था सेकंड, उसमें हमने ऐसा प्रयास किया। प्राय सभी नीतियां विषयक आपका दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति की आपका चर्चा हुई। यानी कि सारे कागज बने, सारे आपके दस्तावेज तैयार हुए, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई, सरकार को दिशा निर्देश आपका अपनाए गए, सारी आपकी रणनीति अपनाएगी कि कौन सी दिशा में बच्चों, गरीबी को, आपको निर्धनता को कम करने के लिए हर प्रयास उन्होंने किया, ताकि जिससे हम क्या कर सकें, जो आपकी निर्धनता है हम उसको कम कर सकें। थोड़ा आगे देखिए, सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए आयामी नीति अपनाई। यानी कि आपका अगर हमको दूर करना है गरीबी को, तो गवर्नमेंट ने आपका 3 डायमेंशनल क्या करा है, अपनी पॉलिसी अपनाई है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है आपके 3 आयामी नीति, इसको समझिए। पहले देखिए, पहली आपकी समृद्धि आधारित रणनीति। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपका ग्रोथ को देखेंगे, जो हमारी आपका समृद्धि है, हम उस रणनीति को देखेंगे। यह है इस आस पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक आपके पहुंचाए जाएं। अब देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीडीपी में अगर आपका ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ का जो बेनिफिट होगा, जो हमारी पर कैपिटल इनकम है उसको होगा, और समाज के जितने भी सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों तक भी क्या पहुंचेगा, उसका बेनिफिट पहुंचेगा, उसका लाभ पहुंचेगा। ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? ध्यान रखना है। अब देखिए, ये समाज के निर्धनतम वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। और कैसे होगा कि जो समाज का जो आपका गरीब वर्ग है उस तक स्लोली ये सारी चीजें क्या है आपका पहुंच जाएंगी। अब देखिए, 1950 से 1960 के दशक के पूर्वार्ध में हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्र में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प आपका निश्चित समाज के पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करेगा। अब देखिए क्या कोशिश रही थी हमारी कि जो अभी हम लोगों ने क्या हुआ है, आपका जो औद्योगिक दर है हमारी, यानी कि आपका जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री, आपका हैवी इंडस्ट्री है जो आपका, वो आपका बहुत आपका डेवलप कर रही है, जिसमें ग्रोथ रेट है वो भी तीव्र है। यानी कि जो आपकी विकासात्मक जो दर है आपकी इंडस्ट्री की, उसमें, और साथ ही साथ जो हमारा हरित क्रांति हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के साथ और औद्योगिक जो आपके विकास के साथ बहुत जल्दी हमारे समाज की निश्चित रूप से कायाकल्प, मतलब बहुत जल्दी बदलाव आने वाले हैं। और ये बदलाव आपके जो हमारे आपके अधिक पिछड़े वर्ग हैं उनको लाभान्वित करेंगे, ऐसी हमने उम्मीद की थी। देखिए, अगर आप भारत की संरचना और स्थिति को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ क्लियर होंगी कि भारत में किस तरह की आधारिक संरचना को
जन्म दिया जाना चाहिए था, जो आपकी नहीं दे पाए। और जितनी भी हमने औद्योगिक अपनी इकाइयों को लगाया है, जो भी हमने अपनी छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, उस आपका इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को जितनी बड़ी मात्रा में रोजगार देना था, वो हम लोग नहीं दे पाए। क्योंकि हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंतर्गत भी पढ़ा है कि जो औद्योगिक आपका विकास दर थी, वो कभी नीचे कभी ऊपर, यानी कि आपकी फ्लक्चुएट करती रही। और बात करें एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जब हम लोग आपको ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किए थे, तो उस स्थिति में केवल कुछ राज्यों को ही आप देखेंगे कि हरित क्रांति का जो है आपका लाभ मिल पाया था। आप इसको समझ सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी, कुछ छोटा मोटा आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट आपके तमिलनाडु का ही इस क्षेत्र में जो है हरित क्रांति का लाभ लोगों को मिला। बाकी संपूर्ण देश में जो है आपका हरित क्रांति का लाभ उनको नहीं मिल पाया। अब देखिए, आपने अध्याय 2 तथा 3 में पढ़ा था कि समृद्धि और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। अब देखिए, सब कह रहा है कि जो हम लोगों बात कर रहे हैं ग्रोथ की, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं उद्योग की, इसमें जो हम लोग कह रहे हैं कि आपका सर्वांगीण जो आपकी वृद्धि हुई है, वो क्या नहीं है, अधिक प्रभावशाली नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि के परिमाण स्वरूप, यानी कि जो उसके रिजल्ट निकले हैं, जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुई है। यानी कि पर कैपिटल जो इनकम है, उसमें आपकी क्या आई है बच्चों, उसमें बहुत कमी आई है। इन्हीं कारणों से धनी और निर्धन के बीच की खाई और बढ़ गई है। और कह रहे यही कारण है कि गरीबी और अमीर के बीच में जो खाई है, वो आपका क्या हो गई है, और बढ़ गई है। हरित क्रांति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच तथा बड़े और छोटे किसानों के बीच का फैसला बहुत बढ़ा दिया है। कहने कि आपके जो छोटे बड़े किसान हैं, उन सारे किसानों के बीच का जो अंतर है, जो उनका फैसला है, वो अभी क्या कर दिया है, उसको बहुत अधिक आपका बढ़ा दिया है। यह आपको ध्यान रखना है। क्या कर दिया, उस जो गैप है, उस गैप को आपका बहुत अधिक उसको बढ़ा दिया है। तो ये सारे चीज जो हैं, आप उनको देख रहे हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से जो आपका गरीबी है वो आपका बनी हुई है, और कैसे उसका वो आपका निरंतर उसकी दिशा में काम कर रही है सरकार, और उस पर आपका जो है आपका जांच कर रही है। इन सब चीज़ों को हम लोग निरंतर जो है अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे हैं। उस स्थिति को हम लोग आपका समझ रहे हैं कि क्या सब चीज़ें हैं, कैसे उनको दूर कर रहे हैं, कि क्या कार्यक्रम है। क्लियर है बच्चों? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर में आपको कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने चैप्टर 2 और 3 में पढ़ी थी। तो आप सब बच्चों, चैप्टर नंबर जो ये आपका चल रहा है 4th, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए। कोई चीज है आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, कोई डाउट है या कोई सेक्शन आपको रिवीजन करना है, आप हमको बता सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।